हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप लोग? तो आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा और चार चांद लगाने के लिए आपके और आपकी तैयारी के अंदर को बूस्ट करने के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज के अंदर हम एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस जो बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। और आपकी स्पीड भी कैसे बूस्ट करनी है वो टेक्निक्स भी सारी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो कोशिश करें और बने रहे हमारे साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, ये डीओई के अंदर जो अभी एग्जाम हुआ है उसका प्री बोर्ड जो हुआ है उसका मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन है। देखते चलिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि किस सेट के ऊपर बात चल रही है। तो सेट पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स के ऊपर बात चल रही है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एन और एम आपस में कैसे रिलेटेड है। उसके बारे में बताया कि एन डिवाइड करता है एम को, यानी कि एन डिवाइड करता है एम को। ये सिंबल है इसका। इसका मतलब एम इज डिविजिबल बाय एन। सीधी मतलब की बात ये है कि आपको अब ये पता करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है ये, या इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि वो दोनों दोनों ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। हर एक ए जो सेट ए से बिलोंग करे। अब की बार जो सेट चल रहा है जिसके बारे में बात चल रही है वो सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स। यानी कि अब ध्यान से देखिए, क्या ए डिवाइड करता है ए को, क्लियरली ट्रू है। तो उसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो भाई हो गया आंसर, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो ट्रू है। ठीक है, सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो इसका सीधा मतलब तो ये हुआ सर कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा बी को। क्लियर है? ठीक है, तो क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि बी भी ए को डिवाइड करेगा? ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि एग्जांपल ले लो कि जरा छोटा सा एग्जांपल लो कि हमको पता है वन जो है वो डिवाइड करता है टू को। ट्रू है ये, हाँ। पर क्या टू डिवाइड करेगा वन को? ना जी ना। तो दूर से समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिक तो भैया हो ही ना सकता। अगर सिमेट्रिक नहीं हो सकता तो पहला ऑप्शन दूर से कट ही गयो, दूसरा ऑप्शन दूर से कट गया। ठीक है, और सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूर से समझ में गया। आ गया लास्ट में ऑप्शन डी फॉर धमाका कर दिया हमने पहले क्वेश्चन के अंदर ही। डी फॉर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप लोगों ने देख लिया भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्योंकि एमसीक्यूज हैं इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अप्रोच करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचना है, नहीं तो पेपर में बैठे ही रह जाओगे भैया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है वो भी 3x3 ऑर्डर की। स्केलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो ये डायनल एंट्रीज पे क्या होगी, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जो भी वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू होगी। हर जगह पे क्या होगा, 0 0 0 होगा। जिसने इतना देख लिया, देखते ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि A12 और A22 और A23 उसका वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। A12 की वैल्यू कितनी है, दूर से देखिए आंसर 0 है। A22 की वैल्यू कितनी है, x है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहीं समझ में आ गया x की वैल्यू कितनी आई, 3। x की वैल्यू 3 आती। अब हमें निकालना डिटरमिनेंट। तो खास बात अगर ध्यान से देखें तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स है तो भाई डायनल तो होगी ही होगी। ठीक है, तो अगर डायनल मैट्रिक्स होती है तो अगर ए कोई डायनल मैट्रिक्स है, कैसी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायगनल्स हैं, ठीक है, और बाकी सारी एंट्रीज 0 0 है, तो आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे, सारी डायनल एंट्रीज का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रिक निकल के डायरेक्टली है। तो ये आपके सामने एक ट्रिक की तरह रोल प्ले करेगी। ठीक है, आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपके लिए एक ट्रिक की तरह काम करेगी। तो हम क्या करें भाई, खत्म काम, उड़ा दो भाई इसको। डिटरमिनेंट ए अगर मैं निकालूं तो क्या आना चाहिए, सारे डायनल्स का मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू आना चाहिए। इसका मतलब 3 की पावर 3 आना चाहिए। इसका मतलब 27 आना चाहिए। ऑप्शन एक बार और धमाका होते हुए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन लगी है और यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट के लिए एक ट्रिक लगाई है कि डायनल मैट्रिक्स अगर होती है तो उसका डिटरमिनेंट जो आता है डायरेक्टली डायनल्स का मल्टीप्लाई, डायनल की एंट्रीज का सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये रहा। तो स्लोली स्लोली हम सारे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही उड़ाते चलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ कि ए इनवर्स की वैल्यू आपको दे रखी है। तो अगर मैं दिमाग लगाऊं, एक्चुअली मुझे ए इनवर्स के बारे में कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट 6 इंटू ए निकालना है। आपको पता है जैसे ये 6 कांस्टेंट है और ये बाहर आने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर पावर क्या लगेगी, ऑर्डर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ऑर्डर कितना इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2, तो 6 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए।
ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने दिमाग लगाया सर डिटरमिनेंट ए मैं कैसे निकालूं, ये सोचना है बस खाली। डिटरमिनेंट ए किसके हेल्प से निकलेगा, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, देखा आपने, देखा 2 0 0 3, इनडायरेक्टली डायनल मैट्रिक्स ही दे रखी है। अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दूं दोनों तरफ, तो ये ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा और वो डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका, और ये बिल्कुल सेम जो ऊपर ट्रिक पड़ी थी, डायनल्स का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। पर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 6। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1/6। तो अगर 1/6 आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसकी वैल्यू उठा के इधर चिपकाते ही आंसर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 1/6। फाइनल आंसर इज 6। ठीक है, तो ये BSNL छक्का आपके सामने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है और पेपर में अगर हमारे आएंगे तो भैया मैं कोशिश तो यही करनी है ना कि जल्दी जल्दी निपटे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखूं मैं, तो उसमें बोला है y की पावर 1/x इक्वल टू 2022 2022 दे रखा है, dy/dx निकालना है। सर आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन लॉग लगाइए, फंक्शन की पावर फंक्शन देते ही लॉग लगा दो, तो ये लॉग कितना हो गया 2022, और बाय डिफॉल्ट ये लॉग जो होता है वो लॉग बेस ई पे होता है। तो 1/x बाहर आ गया, ये लॉग y हो गया, और ये कितना आ गया लॉग 2022। इतना होते ही हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, लॉग y की वैल्यू कितनी आएगी, x टाइम्स लॉग 2022। अब अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं इसके अंदर तो कहानी खत्म। फर्स्ट 1/y इंटू dy/dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, सेम, तो 2022 आ गया। तो y डैश यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आएगी, y टाइम्स लॉग 2022। पर भाई y टाइम्स लॉग 2022 तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है आंसर वो, तो हमने देख लिया सर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। भाई ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, पर मैं बोलूँ 5th से ज्यादा अच्छा है पेपर में, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना तो 5th से ज्यादा अच्छा तो मैं छठा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लूँ, क्योंकि छठा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा मुझसे। ठीक है, छठे क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो क्या बोला हुआ है, प्रोजेक्शन निकालना है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, और वो बोला है कितना है 0, यानी कि प्रोजेक्शन अगर मैं निकालूं, ठीक है, किसका, ए का, किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर, तो क्या आना चाहिए इसका फॉर्मूला, ए वेक्टर, और किसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, बी वेक्टर, किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, बी पे, तो उसका क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। और वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 0। अच्छा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करिए, किसका, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ। बड़े क्वेश्चन से करेंगे भाई, गलती होनी है पक्की, एग्जामिनर बड़ा तेज है, उसने बोला हुआ है कि यहाँ पर बीच में जे का टर्म गायब कर रखा है, तो बड़े ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यही तो पॉइंट है, यही कैच पॉइंट है जहाँ पर आपके नंबर कटेंगे कटेंगे पक्का। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, तो 3 दूनी 6। नेक्स्ट जो इधर जे वाला है वो उधर जाके 0 से होगा, इधर 3 वाला है उधर पी से होगा, अपॉन। एक बात ये बताइए, एक बच्चा बोल रहा है सर डिटरमिनेंट ऑफ बी तो उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ए डॉट बी को 0 ही देख लूं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिटरमिनेंट बी निकालने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पागल होते डिटरमिनेंट बी निकालेगा वो तो वैसे ही पेपर में रेस से बाहर है। ठीक है, यहीं से निकालू मैं तो कितना आएगा, 6 + 3p इक्वल टू कितना हुआ 0, तो यहीं से निकला p की वैल्यू कितनी आएगी भाई, p की वैल्यू दूर से दिखाई दे रही होगी आपको, -2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया भाई, ऑप्शन डी बड़े सही हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने गलती से भी ऑप्शन डी लगा रहे हैं, लगा दिए, तो क्या पता प्रोबेबिलिटी के चांस से वो जीत जाए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने उड़ा दिया है, थोड़ी जगह कम बची हुई है पर कोई ना, क्वेश्चन नंबर 5 को भी उड़ाएंगे भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, कि ए स्क्वायर क्या दे रखा है a, और सिंप्लीफाई करना है। देखिए आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू तो a के बराबर दे रखी है, और वो बोला है i - a⁻³ + a। बड़े ध्यान से देखिए, ये मैट्रिसेस का केस है, तो यहाँ पर जो i - a⁻³ दे रखी है ना, बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये जो i - a⁻³ जो दे रखी है ना, ये वाला पार्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह खुलेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन के जैसा
खुलेगा, पर वो कब खुल सकता है, जब ये आपस में कम्यूट कर सकती हूँ, यानी कि आई और ए का मल्टीप्लाई और ए और आई का मल्टीप्लाई क्या हो बराबर, ये तभी खुलेंगे, अदरवाइज बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगा ही नहीं सकते। ये कैच पॉइंट है यहाँ पर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही यूज होता है, याद रखेंगे। आई और ए का मल्टीप्लाई और ए और आई का मल्टीप्लाई जब होगा तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो आपने जैसे a माइनस बी का होल क्यूब खोला है, बिल्कुल सेम तरीके से खोल दीजिए, पेपर में आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज तो लॉजिक लगाते रह जाएंगे, फिर तो हो लिया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसलिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको निपटा सकें। ठीक है, तो आई की पावर 3, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस बी प्लस ए। आप इसे जल्दी खोल दो, आयोटा आई की पावर कितनी भी कर दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी कर दूं, आई ही रहेगी। ठीक है, ए क्यूब को लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर इंटू ए माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3i स्क्वायर इंटू ए, अंदर मल्टीप्लाई करिए 3i a स्क्वायर प्लस कितना आएगा a। आप बोल रहे हैं सर ये जो i लिखा है इधर, i तो ऐसे सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, a लिख सकते हैं यहाँ पर। i स्क्वायर तो क्या रहेगा, i वाली मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स क्या रहेगी सेम। i वाली मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स क्या रहेगी सेम। यहाँ पर पहुंच गए। अब आपको पता है ये क्या बन गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू फिर दोबारा क्या देगी a, ये a ही रहेगा। a स्क्वायर की वैल्यू फिर दोबारा क्या देगी a, फिर क्या देगा लास्ट में a। तो ध्यान से देखिए, माइनस a प्लस a उड़ ही गए हो, उड़ गया ना, तो फिर क्या बचा लास्ट में फाइनल, i माइनस ऑफ 6a। ठीक है, तो i माइनस 6a आ गया, और ये हमारा हो गया धप्पा, हमने कर दिया कुछ ना कुछ गलत। क्या गलत किया है, ध्यान से देखें, इधर आना चाहिए था माइनस माइनस प्लस, ये क्या आना चाहिए था प्लस, यहाँ पर क्या आना चाहिए था प्लस, तो यानी कि ये वाला पार्ट भी अब कट जाना चाहिए था, और फाइनल आंसर कितना आएगा, ये भी कट गया, और फाइनल आंसर कितना आया हमारा आई। और देखो आई आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन ए राइट आंसर कर लिया। आपको क्वेश्चन नहीं दे रखा है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी से है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का अगर बेसिक्स आपके क्लियर है तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ ही जाएगी, और नहीं है तो कोई ना, सीख लेंगे समय के साथ, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। प्रोबेबिलिटी ए बार बाय बी, तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीखा था, अगर थोड़ा लॉजिक लगा के देखें साइड में, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में करें, तो अगर हम थोड़ी सी छोटी सी बेसिक चीज सीखें कि पी ए बाई बी यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऐसे कैसे रहता है, ठीक है, और ऊपर आता है दोनों का इंटरसेक्शन, ये चीज सीखी थी। ठीक है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इस पर आइए, क्या ये लॉजिक सेम बैठेगा, हाँ जी यही लगना चाहिए, इसमें भी सेम सेम, भाई जैसे पढ़ा है उस हिसाब से तो यही लगना चाहिए। फिर अब एक बच्चा बोल रहा है सर पी ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालू, ए बार इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालू, तो क्या इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी के बारे में दे नहीं रखा, पर याद रखेंगे एक फैक्ट भी है और सीबीएसई में पेपर में आई हुई थ्योरम भी है कि अगर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसे इवेंट है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, तब हम ये बोल सकते हैं कि ए बार कॉमा बी ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी अगर ए बार इंटरसेक्शन बी की निकाली जाए तो वो दोनों के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो सर कहानी खत्म, ऊपर वाले को डायरेक्ट लगा दीजिए, पी ए बार इंटू बी लिख सकते हैं इसका मतलब इसे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या देगा पी बी, नीचे आ गया, पी बी से पी बी उड़ी गए हो, तो पी ए बार आंसर आया। ए बार का मतलब क्या होगा, 1 माइनस पी ए, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 माइनस 1/4, आंसर 3/4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जिस बच्चे को लॉजिक क्लियर है और जिस बच्चे ने थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है तो वो क्वेश्चन उड़ा देता है, और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी एक बार अच्छे से रिवाइज करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आपको dy by dx निकालना है। अच्छा dy by dx अगर मैं निकालूं तो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला दे रखा है, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ dy by dt को अगर मैंने dx by dt से कर दिया डिवाइड तो कहानी खत्म। dy by dt कैसे निकालेंगे, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करके, तो cos t का डेरिवेटिव अगर मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आएगा माइनस साइन t, वेरी गुड। इसी तरीके से साइन t का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा cos t, बहुत बढ़िया भाई, ये माइनस साइन टी बाई कॉस टी कितना आएगा tan t आ जाएगा। अच्छा tan t आ गया तो भाई साहब tan t तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, अब तो धप्पा हो गया हमारा, क्या करें फिर भाई, tan क्या होता है, tan क्या होता है साइन बाय कॉस। अच्छा अब tan
अब 10t आ गया भाई हमारा, पर 10t करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा। माइनस साइन टी बाय कॉस टी। अब क्योंकि क्वेश्चन में आगे tan 1 की फॉर्म में नहीं दे रखा, तो मैं कोशिश करूंगा कि x और y की फॉर्म में लिखूं। तो ध्यान से देखें x की वैल्यू क्या है, ये अगर थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर, तो साइन टी की वैल्यू कितनी है x, तो ऊपर आ गया माइनस एक्स। कॉस टी की वैल्यू कितनी है y, तो माइनस एक्स बाय वाई आंसर आ रहा है। दिस मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, ये कॉर्नर पॉइंट्स सारे दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कॉर्नर पॉइंट जो है ना किसी फिजिबल रीजन के, वो दे रखे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कितने पॉइंटों पे मिल रही है, दो अलग पॉइंटों पे मिल रही है। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू तो सर इकलौती एक होती है, तो चाहे मैक्सिमम से इससे निकालू चाहे मैक्सिमम किसी और पॉइंट से निकालू, आंसर क्या आना चाहिए, दोनों से सेम आना चाहिए। यानी कि जेड की वैल्यू अगर मैं एक पॉइंट निकालू 2,3 से, और जेड की ही वैल्यू अगर मैं किससे निकालू 3,0 से, दोनों से वैल्यू क्या आएगी सेम। जेड के अंदर क्या है, पुट करिए वैल्यू m, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, फिर n, y की वैल्यू कितनी आएगी 3, फिर इधर पुट करिए m, इधर कितना आएगा 3, y, ये n इनटू कितना आएगा 0। तो आपने बोला सर 2m प्लस कितना आएगा 3n, यहाँ से कितना आएगा 3m के बराबर, उधर जाके माइनस करिए, तो m इक्वल टू कितना आ गया 3n। अगर m इक्वल टू 3n आ गया सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि m को मैंने n से डिवाइड करा, तो आंसर कितना आएगा 3। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ध्यान से देखिए, इसमें बोला हुआ है m माइनस 4n डिवाइडेड बाय n पूरे की पावर 3, ये निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि m बाय n माइनस 4n बाय n की पावर 3 ऐसे कट गया, तो इसका मतलब कितना आएगा m बाय n माइनस 4 पूरे की पावर 3। तो आपने बोला सर m बाय n की वैल्यू कितनी आई 3, 3 माइनस 4 की पावर 3, आंसर कितना है माइनस 1 की पावर 3, आंसर कितना माइनस 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। n का जो आंसर है क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अच्छा भाई, हमने सीखा था कि एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसका इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब डिटरमिनेंट ए क्या हो नॉन जीरो। तो अब वो बोल रहा है कि नॉन इन्वर्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो डिटरमिनेंट ए क्या कर दो, जीरो कर दो। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टाइम्स x प्लस 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, माइनस 3 इंटू 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 2x प्लस 6 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2x की वैल्यू 2x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 9। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो जो हमारी स्टार्टिंग में जो डिसीजन हमने करा था कि भाई डी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब जो बच्चा डी लगा रहा है भाई साहब, वो तो और तुक्के में लगा रहा है, वो जीत गया भाई वो जीत जाएगा ऐसे कैसे ही।